Welcome back to my channel everyone. So in this video we will discuss important MCQs of chapter Life Processes of class 10th NCERT. तो इस वीडियो में हम कुछ important MCQ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. तो हम स्टार्ट करते हैं. तो अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन. सबसे पहले हम देखेंगे पहला क्वेश्चन. तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपको एक इमेज दी गई है. इस इमेज को देखकर आपको ये पता करना है कि ये इमेज से आपको क्या पता चल रहा है. ठीक है, क्या कंक्लूजन निकलता है. तो फर्स्ट ऑप्शन जो है, प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा है CO2 फ्रॉम द एयर एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल एज रॉ मटेरियल्स एंड उसे कन्वर्ट कर रहा है ग्लूकोज में. ठीक है, तो यस, ये हमें पता है कि जब भी आपका CO2 वाटर के साथ कंबाइन होगा, ठीक है, तो वो वहाँ पे क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है. ग्लूकोज बनाएगा एंड ऑक्सीजन गैस यहाँ पे रिलीज आउट होगी. तो ये जो पूरा प्रोसेस आपको दिख रहा है, यहाँ पे भी ग्लूकोज बन रहा है एंड ऑक्सीजन गैस यहाँ पे बनेगी. तो ये प्रोसेस शो कर रहा है ये फोटोसिंथेसिस को शो कर रहा है. जो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट है. सेकंड ऑप्शन हम देखते हैं, प्लांट्स एब्जॉर्ब CO2 फ्रॉम द सॉइल. तो यहाँ पे ये गलत होता है ऑप्शन आपका, क्योंकि सॉइल से कभी भी CO2 एब्जॉर्ब नहीं की जाएगी. ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन आपका रॉन्ग है. थर्ड ऑप्शन, प्लांट एब्जॉर्ब्स ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, ग्लूकोज फ्रॉम द सॉइल. तो थर्ड ऑप्शन में ग्लूकोज कभी भी सॉइल से थोड़ी एब्जॉर्ब की जाएगी, है ना. तो ये भी ऑप्शन आपका रॉन्ग होता है. फोर्थ ऑप्शन आपका है, प्लांट एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एज रॉ मटेरियल्स एंड कन्वर्ट दैम इनटू हीट एनर्जी. तो क्या हीट में कन्वर्ट करते हैं ऑक्सीजन और जो आपके मिनरल्स रहते हैं? नहीं. तो ये ऑप्शन भी आपका होता है गलत. तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, और इस प्रोसेस में आपको शो किया जा रहा है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को. ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको इक्वेशन दी गई है. ठीक है, आपको यहाँ पे करेक्ट इक्वेशन को फाइंड आउट करना है. आपको देखना है कि करेक्ट कहाँ पे कन्वर्जन किया जा रहा है CO2 एंड वाटर का. ठीक है, मतलब CO2 और जो वाटर है आपका, वो कार्बोहाइड्रेट में जो जब कन्वर्ट होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में. ठीक है, किस में कन्वर्ट होता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, तब वहाँ पे क्या इक्वेशन आपको देखने को मिलेगी. तो हम देखते हैं, 6CO2 + 6H2O. ठीक है, सही है ये. क्लोरोफिल के प्रेजेंस में हीट एनर्जी ग्लूकोज यहाँ पे बनता है और 6 ऑक्सीजन निकल के बाहर आते हैं. बट क्या यहाँ पे 12 वाटर मॉलिक्यूल्स के बनते हैं? तो नो, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स 12 नहीं बनेंगे. इसलिए आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे गलत होता है. ठीक है, आपका करेक्ट इक्वेशन क्या होता है मैं आपको बताती हूँ. CO2 + वाटर, ठीक है, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन. ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड 6 रहेगा, वाटर 6 रहेगा और आपका 6O2 रहता है. ये बैलेंसिंग है. ठीक है, ये बैलेंस्ड इक्वेशन आपका है. तो हम ऑप्शन देखते हैं, बी ऑप्शन, 6CO2 6H2O, क्लोरोफिल ग्लूकोज बन रहा है. यहाँ पे भी यही मिस्टेक की गई है कि आपका 12H2O बन रहा है. ठीक है, तो ये भी आपका रॉन्ग होता है, ऑप्शन बी. थर्ड ऑप्शन हम देखते हैं, 6CO2 12H2O, क्लोरोफिल सनलाइट और ग्लूकोज बनेगा और 6O2 निकलेगा एंड 6 वाटर बनेगा. तो यस, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है. ठीक है, लास्ट ऑप्शन हम देखते हैं. तो लास्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मूला रॉन्ग लिखा हुआ है, इसलिए आपका फोर्थ ऑप्शन जो होता है दैट इज ऑल्सो रॉन्ग ऑप्शन. ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि इक्वेशन है दो तरीके से यहाँ पे हम लिख सकते हैं. एक तो मैंने जो आपको बताया ये तरीका है. ठीक है, दूसरा ये है कि CO2 प्लस वाटर के हम कितने मॉलिक्यूल शो कर सकते हैं, 12. तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि कहने का मतलब, लेफ्ट साइड में अगर आपको वाटर मॉलिक्यूल्स के नंबर ज़्यादा नहीं मिल रहे हैं देखने को, तो राइट साइड में अगर आपके प्रोडक्ट में ज़्यादा मॉलिक्यूल्स देखेंगे तो हमेशा इक्वेशन आपका रॉन्ग रहेगा. बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 12 वाटर मॉलिक्यूल्स आपके यूज़ किए जा रहे हैं. ठीक है, तो 12 मॉलिक्यूल जब यूज़ किए जाएंगे तो इनमें से 6H2O जो है ना, वो आपके 6CO2 के साथ कंबाइन होके आपका ग्लूकोज को बनाएगा. ठीक है, बट बचे कितने, बचे यहाँ पे 6H2O वाटर बचा है. ठीक है, 6 आपके मॉलिक्यूल्स वाटर के बचे हैं. तो ये आपको प्रोडक्ट साइड में देखने को मिलेगा.
अगर हम 6 वाटर मॉलिक्यूल्स यूज़ करेंगे, जैसा आप देख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, तो 6 जो रहेंगे वो आपके 6 के साथ कंबाइन हो जाएंगे, 6 CO2 के साथ कंबाइन होंगे और आपके यहाँ पे ग्लूकोज बनेगा और 6 ऑक्सीजन निकलेंगे। तब इस केस में आपको वाटर के मॉलिक्यूल्स देखने को नहीं मिलेंगे फर्स्ट केस में। बट जैसे जैसे आपके वाटर के मॉलिक्यूल्स बढ़ते जाएंगे तो आपको प्रोडक्ट साइड में हमेशा वाटर के मॉलिक्यूल्स देखने को मिलेंगे। दैट्स वाई द थर्ड जो आपका ऑप्शन है दैट इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन था। इस पिक्चर में आपको ब्रेड मोल्ड दिख रही है। ठीक है, ये जो पिक्चर आपको दिख रही है दिस इज द पिक्चर ऑफ ईस्ट और पर्टिकुलरली ये है आपका ब्रेड मोल्ड। ठीक है, जो ब्रेड पे फंगस लग जाती है ना वही है ये, तो इसे हम बोलते हैं ब्रेड मोल्ड जिसका नेम है राइजोपस। ठीक, तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं जो आपका ईस्ट है, जो राइजोपस है, वो क्या कर रहा है, न्यूट्रिशन ले रहा है, आई मीन फूड को ऑब्टेन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी आपका फंगस कभी भी फूड ऑब्टेन करेगा तो ये यहाँ पे किस चीज़ से कर रहा है, ये ब्रेड से करता है। ठीक है, और यहाँ पे जो ब्रेड है ना वो आफ्टर डिकेइंग, जब आपकी जो ब्रेड डिके हो जाती है, सड़ जाती है, खराब हो जाती है, तब उसमें क्या लग जाता है, फंगस लग जाती है। ठीक है, तो आपका जो ब्रेड है यहाँ पे कैसा है, इट इज़ डिकेड, ये डिकेड है, सड़ चुका है। ठीक है, तो ये डिके हो चुका है और डिके होने के बाद राइजोपस यहाँ से फूड क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये जो पिक्चर दिखाई जा रही है ये यहाँ पे आपको शो किया जा रहा है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन को, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन शो किया जा रहा है। जैसे आपको पता है सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं, सेप्रो मतलब कि डेड डिकेइंग मैटर, तो वो ऑर्गेनिज्म जो डेड डिकेड मैटर से क्या करते हैं, फूड को ऑब्टेन करते हैं। सिमिलरली आपको यही पिक्चर में दिख रही है। तो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है हाउ दिस फंजाई ऑब्टेन न्यूट्रिशन, कैसे ये लेता है। फर्स्ट ऑप्शन जो है बाय ईटिंग द ब्रेड ऑन विच इट इज़ ग्रोइंग, क्या उसे ब्रेड को खा के लेता है, तो नहीं, खाता नहीं है। बाय यूजिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड टू प्रिपेयर देयर ओन फूड, क्या ये न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करता है ब्रेड की फिर वो प्रिपेयर करता है, तो बिल्कुल नहीं है। आपको पता है जो आपका ईस्ट है, जो फंगस है, ये हेट्रोट्रॉफ में आता है। ठीक है, इट इज़ नॉट ऑटोट्रॉफिक, ये हेट्रोट्रॉफिक है। ठीक है, मतलब कि इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द अदर थिंग फॉर द फूड मटेरियल, ये दूसरों पे डिपेंडेंट है। ठीक है, खुद से नहीं बनाएगा लाइक द प्लांट्स। थर्ड ऑप्शन जो है आपका, तो सेकंड आपका रॉन्ग है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है बाय ब्रेकिंग डाउन द न्यूट्रिएंट्स ऑफ ब्रेड देन एब्जॉर्बिंग देम, तो यस ये आपका करेक्ट है, क्योंकि जो ब्रेड है ना उसमें ईस्ट जो है क्या करेगी, न्यूट्रिएंट्स जो है उनको ब्रेक डाउन करेगी। ठीक है, उसको ब्रेक करेगी और फिर उसे क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। तो ये एब्जॉर्ब करती है सॉल्युबल फूड को, सॉल्युबल फूड को एब्जॉर्ब करेगी ब्रेड से। तो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन जो है बाय अलाउइंग अदर ऑर्गेनिजम्स टू ग्रो ऑन द ब्रेड देन कंज्यूमिंग देम, बिल्कुल नहीं, डी ऑप्शन आपका रॉन्ग है। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे भी आपको एक इमेज दिख रही है। ठीक है, इस पिक्चर आपको दिख रही है जिसमें क्या है, अमीबा क्या कर रहा है, फूड को ऑब्टेन कर रहा है। ठीक है, न्यूट्रिशन ले रहा है। तो अमीबा आप देख सकते हैं फर्स्ट पिक्चर में आपको फूड पार्टिकल दिख रहा है। ठीक है, सेकंड पिक्चर में आप स्यूडोपोडिया देख रहे हैं, जो कि स्यूडोपोडिया क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। ठीक है, तो फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शंस हैं, जो स्यूडोपोडिया जिन्हें हम बोल रहे हैं, ये क्या काम करते हैं, इसके दो मेन फंक्शंस होते हैं। एक तो कैप्चरिंग करता है फूड का और दूसरा है लोकोमोशन, मतलब कि मूवमेंट में हेल्प करता है। बट हमें यहाँ पे ध्यान देना है न्यूट्रिशन में, तो हम देख रहे हैं कैप्चरिंग में ये हेल्प कर रहा है। उसके बाद आप देख सकते हैं फूड पार्टिकल अंदर जा चुका है। ठीक है, और वैक्यूल बना है, एक वैक्यूल फॉर्म होता है और वैक्यूल के अंदर डाइजेशन हो जाता है। तो आप देख सकते हैं इस पूरे प्रोसेस में न्यूट्रिशन लिया जा रहा है। ठीक है, अमीबा जो है ना वो न्यूट्रिशन ले रहा है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम कर रहा है और क्या हो रहा है, फूड का इवन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है एक सेल में, क्योंकि अमीबा आपकी क्या है, अमीबा आपकी सिंगल सेल है। ठीक है, अमीबा सिंगल सेल है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि ये जो पूरा प्रोसेस है वो कैसे एडवांटेजियस है आपके अमीबा के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है कैप्चरिंग ऑफ फूड टेक्स लेस टाइम, तो नहीं, कम समय नहीं लेता है। सेकेंड ऑप्शन कॉम्प्लेक्स फूड कैन बी डाइजेस्टेड ईजिली, कॉम्प्लेक्स फूड ईजिली डाइजेस्ट हो जाएगा, ये भी बात सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें देखना है कि एडवांटेजियस कैसे है ये पूरा प्रोसेस।
थर्ड ऑप्शन है मोर अमाउंट ऑफ फूड कैन बी कंज्यूम्ड, मोर अमाउंट भी कंज्यूम नहीं करेगा। देन द लास्ट ऑप्शन जो है फास्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिशन विद इन द बॉडी। यस, इसमें आप देख सकते हैं कि इस पूरे पिक्चर को देख के आपको एक चीज़ समझ में आ रही है कि न्यूट्रिशन जो है फास्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, न्यूट्रिशन का जो फूड का फास्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है पूरी बॉडी के अंदर। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज द डी ऑप्शन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे भी आपको एक पिक्चर शो की गई है जिसमें आप देख सकते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आपको दिख रहा है, ठीक है। इसमें आपको ये पूछा जा रहा है कि डाइजेशन जो होता है फूड का सबसे पहले कहाँ पे इनिशिएट होता है, मतलब आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन सा वो ऑर्गन है जहाँ पे फूड का डाइजेशन इनिशिएट होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं माउथ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सलाइवा, क्या माउथ में होता है स्टार्ट सलाइवा की प्रेजेंस की वजह से। तो यस, ये ऑप्शन जो आपका है ये करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन हम देखते हैं ईसोफेगस दैट मूव्स द फूड इन गट, बिल्कुल नहीं, इसका कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे डाइजेशन में। सेकंड जो है दैट रिलीजेस जूसेस फॉर फैट ब्रेक डाउन, ये भी कोई सेंस नहीं है यहाँ पे इसका ऑप्शन का। विच हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विद डाइजेस्टिव जूसेस। तो फोर्थ जो ऑप्शन है यहाँ पे भी कोई आपको पार्ट नहीं बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन भी आपका टोटली रॉन्ग ऑप्शन है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज माउथ, ठीक है। तो माउथ जो है ना यहाँ पे आपका फूड का डाइजेशन इनिशिएट होता है। फूड का डाइजेशन जो है वो इनिशिएट होता है माउथ में, ठीक है। क्योंकि माउथ में क्या प्रेजेंट होता है, माउथ में प्रेजेंट होता है सलाइवा, ठीक है। और सलाइवा में बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम प्रेजेंट होता है दैट इज सलाइवरी अमाइलेज, जो क्या करता है सलाइवरी अमाइलेज, जो कि क्या करता है स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है सिंपल शुगर्स में। तो यहाँ पे इसीलिए आपका जो माउथ है वहाँ पे सबसे पहले आपका डाइजेशन इनिशिएट होता है और मैक्सिमम जो परसेंटेज है ना वो डाइजेशन का कंप्लीट आपके माउथ में ही हो जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सैलिवरी अमाइलेज एंजाइम। और इसका नेचर कैसा होता है, इसका नेचर होता है एल्कलाइन नेचर। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे अगेन आपको एक पिक्चर शो की गई है और ये पिक्चर है विलाई की, और हमें पता है विलाई प्रेजेंट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। आपको यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर आपके इंटेस्टाइन में नंबर ऑफ विलाई हम इंक्रीज कर दें, क्या होगा इसके बाद अगर विलाई के नंबर्स हम इंक्रीज करते हैं इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इट इंक्रीज इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं फास्ट एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, बिल्कुल नहीं, एलिमिनेशन का कोई रोल ही नहीं है, तो बी ऑप्शन आपका रॉन्ग है। सी ऑप्शन जो है इंक्रीज इन फ्लो ऑफ ब्लड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ब्लड का फ्लो भी कोई रोल नहीं है इसका, ठीक है। डी ऑप्शन फास्ट ब्रेकडाउन ऑफ लार्जर फूड पार्टिकल्स इनटू स्मॉलर वंस, नहीं, इसका ब्रेकडाउन में भी इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है ना दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो एक्चुअली जो विलाई होते हैं इनमें ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है, ठीक है। ब्लड वेसल्स पूरी एम्बेडेड होती हैं आपकी विलाई में, और विलाई का मेन काम यही होता है, इनका क्या है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ऐसे ऐसे पूरा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जैसे ही फूड आपके इंटेस्टाइन में आता है ना तो ये सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। सरफेस एरिया कैसे बढ़ाएगा, तो आप देख रहे हैं ये फोल्डेड है, जब फूड आता है तो ये क्या हो जाते हैं दूर दूर हो जाती है, लाइक दिस, ठीक है। तो जब ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है ना तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सरफेस एरिया कम था, यहाँ पे सरफेस एरिया आपको कम दिख रहा था, ठीक है, लेस सरफेस एरिया है। और इस पिक्चर में अगर आप देखेंगे तो सरफेस एरिया क्या हुआ है, सरफेस एरिया यहाँ पे इंक्रीज हो गया है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया है, ठीक है। तो सरफेस एरिया किस चीज़ के लिए इंक्रीज हुआ है, तो सरफेस एरिया फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए इंक्रीज हुआ है, ठीक है, मतलब एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के लिए। तो यही इसका मेन रोल है विलाई का, कि विलाई क्या करता है, इट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ अ फूड, दिस इज द मेन रोल ऑफ विलाई। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक इमेज शो की गई है, और इस इमेज में आपको दिख रहा है कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है ईस्ट में, कहाँ पे हो रहा है, ईस्ट में, जो कि एक फंगस है, ठीक।
किस में हो रहा है, ईस्ट मतलब फंगस में यहाँ पे हो रहा है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। इस पिक्चर में आपको वही शो किया गया है, ठीक है। तो ग्लूकोज जो है पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ, एनर्जी बनाया, ठीक है। और देन पायरुवेट जो है अगेन ईस्ट इसे कन्वर्ट करेगा इथेनॉल, CO2 एंड एनर्जी में, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि ये जो पूरा प्रोसेस हुआ है, ये प्रोसेस किन कंडीशंस में हुआ है, मतलब कि यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस है या नहीं है, ठीक है। हम ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो मैं आपको बता दूं कि फंगस जब भी इथेनॉल या CO2 प्रोड्यूस करता है ना, तो फंगस हमेशा क्या करता है, एनएरोबिक करता है, ठीक है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है, ठीक है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है मतलब कि ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं है, एब्सेंस है ऑक्सीजन की, ठीक है। तो हमेशा जब ऑक्सीजन नहीं रहेगी तब क्या करेगा फंगस, आपका एनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है और हमेशा उस कंडीशन में CO2 बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका रॉन्ग है। सेकंड ऑप्शन जो है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। थर्ड देखते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CO2, बिल्कुल नहीं, CO2 तो वो खुद ही बना रहा है, तो इसमें CO2 का बिल्कुल भी रोल नहीं है। तो थर्ड एंड फोर्थ जो ऑप्शन आपके हैं वो भी आपके रॉन्ग हैं, ठीक है। तो करेक्ट जो ऑप्शन आपका है दैट इज द बी ऑप्शन विच इज करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि विच पाथवे विल अकर इन द सेल ऑफ एन एथलीट हु इज परफॉर्मिंग 100 मीटर स्प्रिंट, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक एथलीट है जो कि क्या कर रहा है, स्प्रिंट परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हैवी टास्क परफॉर्म कर रहा है, हैवी फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है एक एथलीट के थ्रू, ठीक है। तो आपको ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको गिवन है, 4 ऑप्शंस में आप इक्वेशंस देख सकते हैं, रिएक्शंस देख सकते हैं। तो हमें यहाँ पे ये चीज़ देखनी है जो एथलीट है इसकी बॉडी में कौन सा पाथवे कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एथलीट क्या कर रहा है, जो एथलीट है वो हैवी टास्क परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। और जब हैवी टास्क परफॉर्म होता है और कंटिन्यूस यहाँ पे क्या होती है, ऑक्सीजन की डिमांड रहती है, ज़्यादा डिमांड होती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, पर्सन एरोबिक रेस्पिरेशन करता है, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा और साथ साथ में एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी करेगा, ठीक है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी यहाँ पे होगा। तो क्यों दोनों रेस्पिरेशंस हो रहे हैं, क्योंकि एथलीट का जो टास्क है दैट इज हाई लेवल ऑफ टास्क, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीजन की जो डिमांड है बहुत ज़्यादा डिमांड रहेगी। तो क्या होगा, टू फुलफिल द ऑक्सीजन डिमांड, तो एथलीट की जो सेल्स रहेंगी वो एरोबिक और एनएरोबिक दोनों रेस्पिरेशंस करेंगी ताकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में क्या मिले, एनर्जी मिल सके, ठीक है। ज़्यादा एनर्जी मिलेगी तभी वो क्या कर पाएगा, अच्छे से टास्क परफॉर्म कर पाएगा, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जब होगा तो एरोबिक रेस्पिरेशन में हमेशा क्या बनता है, CO2 और वाटर बनेगा, मतलब कि यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन आपकी ग्लूकोज का होगा एरोबिक कंडीशन में, और एरोबिक कंडीशन में आपकी ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी, ठीक है। और एनएरोबिक कंडीशन में क्या होगा, तो एनएरोबिक में होगा जब आपकी ऑक्सीजन नहीं रहेगी, ठीक है। तो स्पेशली एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो मसल सेल्स में देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। मसल सेल्स में देखने को मिलेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होगी और एनर्जी जो बनेगी, वो एनर्जी जो बनती है वो एरोबिक रेस्पिरेशन के कंपेयर में कम बनेगी, बट यहाँ पे एनर्जी बनती है दैट इज ऑफ 2 ATP एनर्जी, ठीक है। 2 ATP मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बनती है। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन में आपको सिर्फ एक ही पाथवे दिख रहा है, जो पाथवे है एनएरोबिक का, ठीक है। और जो पाथवे आप देख सकते हैं ये भी रॉन्ग है क्योंकि इथेनॉल नहीं बनता है हमारी बॉडी में, ठीक है। इथेनॉल नहीं बनेगा तो फर्स्ट ऑप्शन आपको रॉन्ग हुआ। सेकंड ऑप्शन जो है ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ, ओके। देन लैक ऑफ ऑक्सीजन मसल्स में, ठीक है, लैक्टिक एसिड बना और एनर्जी बनी। तो ये आपका जो पाथवे है, ये पाथवे तो करेक्ट है, बट बॉडी में सिर्फ एक ही रेस्पिरेशन नहीं होगा, मसल्स में एनारोबिक ही नहीं होगा, इसलिए आपका दिस ऑप्शन इज अगेन रॉन्ग। सी ऑप्शन हम देखते हैं। सी ऑप्शन में आप देखेंगे तो ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ, जो हमें पता है कहाँ कन्वर्ट होता है, ये साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। मतलब ग्लूकोज का पायरुवेट में कन्वर्ट होना, इट टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल। जब पायरुवेट मसल सेल्स में जाएगा, मसल सेल्स में ऑक्सीजन की एब्सेंस में लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा, यहाँ तक बात सही है। उसके बाद ये पायरुवेट जब माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, सेल्स की, नॉर्मल सेल्स की, तब ऑक्सीजन वहाँ पे रहेगी और ये CO2 वाटर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए आपका जो सी ऑप्शन है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि दोनों पाथवे चलेंगे, एक पाथवे अलोन नहीं चलता है, ठीक है। तो आपका थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। फोर्थ ऑप्शन हम देखते हैं क्यों रॉन्ग है। ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ, ओके।
फिर यहाँ पे क्या हुआ, लैक ऑफ ऑक्सीजन मसल्स में लैक्टिक एसिड, ये तो करेक्ट है, ये पाथवे करेक्ट है। सेकेंड हम देखते हैं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इथेनॉल बनाए, तो मैंने आपको अगेन अभी बताया कि इथेनॉल नहीं बनेगा, सो आपका डी ऑप्शन क्या होता है, रॉन्ग ऑप्शन है। ठीक है, तो एथलीट की बॉडी में दोनों रेस्पिरेशंस कंप्लीट होंगे, इसलिए आपका सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A student set up an experiment to study the human respiratory system. In the experiment, the student places candle and a living cockroach in a flask A. तो आप देख सकते हैं A फ्लास्क में एक स्टूडेंट ने लिविंग कॉकरोच को रखा है और उसके साथ एक कैंडल को रखा है। ठीक है, और यहाँ पे रबर कॉक से ये पूरा टाइट फिट किया है फ्लास्क को। सेकंड फ्लास्क में आप देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट है उसने एक कैंडल को रखा है, बर्निंग कैंडल, और दूसरा डेड कॉकरोच है। ठीक है फ्रेंड्स, सिर्फ इतना है यहाँ पे दोनों फ्लास्क में कि फर्स्ट फ्लास्क में आपका लिविंग कॉकरोच है एंड सेकंड फ्लास्क में आपका डेड कॉकरोच है। ठीक है, और बर्निंग कैंडल्स रखी हुई है, और हमें पता है कि बर्निंग ऑफ कैंडल जो है इट नीड्स ऑक्सीजन। ठीक है, मतलब जब आपकी कैंडल बर्न होती है, नॉट ओनली कैंडल, जब कोई भी सब्सटेंस बर्न होता है तो ऑब्वियसली इट यूटिलाइजेज द ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज करता है, कंज्यूम करता है, तभी वो बर्न हो पाता है। ठीक है, 10 मिनट बाद क्या हुआ, द स्टूडेंट ऑब्जर्व्स दैट कैंडल इन फ्लास्क ए एक्सटिंग्विश फास्टर। तो स्टूडेंट ने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि फ्लास्क ए में जो रखी हुई कैंडल थी वो जल्दी से बुझ गई। ठीक है, और सेकंड कैंडल जो फ्लास्क बी में रखी गई थी वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लिया उसने एक्सटिंग्विश होने में। तो ऐसा क्यों हुआ ये आपको बताना है ऑप्शंस को रीड करके। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका है कैंडल प्रोड्यूसेस हाई अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या यहाँ पे कैंडल ने ज़्यादा अमाउंट में CO2 प्रोड्यूस की? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपकी कैंडल सेम है तो ज़्यादा अमाउंट में अगर प्रोड्यूस करेगी तो ऑब्वियसली आपकी बी में भी करेगी। ठीक है, तो सेम होना चाहिए, पर ऐसा नहीं था, तो ऑप्शन ए आपका रॉन्ग है। सेकंड ऑप्शन जो है लिविंग बींग्स कंज्यूम ऑक्सीजन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, तो आपका ये बता रहा है सेकंड ऑप्शन में कि लिविंग बींग जो आपका कॉकरोच है इसने क्या किया, लिविंग बींग जो आपका है दैट इज कॉकरोच जो आपका है उसने क्या किया, ज़्यादा ऑक्सीजन को कंज्यूम किया। क्या कंज्यूम किया? ऑक्सीजन को कंज्यूम किया रेस्पिरेशन के समय। तो ये क्या इसका रीज़न हो सकता है? तो यस, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि आपको अभी इससे पहले क्वेश्चन में ही आपको हिंट दी गई थी कि जो बर्निंग कैंडल है वो क्या कंज्यूम कर रही है, ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रही है। ठीक है, मतलब आपकी जो कैंडल है और जो आपका कॉकरोच है दोनों ही ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहे हैं। जब आपके दोनों कंज्यूम कर रहे हैं तो यहाँ पे जल्दी जल्दी से ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, यूटिलाइज की जाएगी, और यहाँ पे कैंडल को फर्दर बर्निंग के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, तो आपका जो कैंडल है जल्दी से बुझ जाएगा ए केस में। बट बी केस में यहाँ पे कॉकरोच, हमने डेड कॉकरोच लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जब कॉकरोच आपका डेड है तो वो ऑक्सीजन को कंज्यूम नहीं करेगा, तो आपकी कैंडल थोड़ा सा ज़्यादा टाइम तक क्या करेगी, बर्न होगी। ठीक है, ज़्यादा टाइम तक जल पाएगी यहाँ पे सेकंड केस में, इसीलिए एक केस में आपकी जो कैंडल थी जल्दी से एक्सटिंग्विश हो गई। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन हम देखते हैं, बर्निंग ऑफ कैंडल डिक्रीजेज द लाइफ स्पैन ऑफ, नो दिस इज रॉन्ग ऑप्शन। डी ऑप्शन, वाटर वेपर्स प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग बींग्स प्रिवेंट बर्निंग ऑफ कैंडल, नहीं, तो आपका डी ऑप्शन भी रॉन्ग ऑप्शन है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। A student sets up an experiment to study human respiration using lime water. यहाँ पे भी स्टूडेंट क्या स्टडी कर रहा है, रेस्पिरेशन प्रोसेस को स्टडी कर रहा है, किस चीज़ से, बाय यूजिंग अ लाइम वाटर। ठीक है, टेस्ट ट्यूब एंड अ स्ट्रॉ लिया है। लाइम वाटर इज कलरलेस इन द एब्सेंस ऑफ CO2 एंड इज मिल्की इन इट्स प्रेजेंट। ठीक है, तो हमें पता है जो लाइम वाटर है, लाइम वाटर जो होता है वो कलरलेस होगा, कोई कलर नहीं रहेगा। कब ऐसा होगा? एब्सेंस में, जब CO2 नहीं रहेगी। ठीक है, और लाइम वाटर जो है ना ये कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है, प्रेसिपिटेट बन जाता है इसका जब CO2 क्या होगी, प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो लाइम वाटर का फॉर्मूला हमें पता है CaOH ट्वाइस, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लाइम वाटर। अब हम देखते हैं क्या हो रहा है। द स्टूडेंट फिल्स अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर, स्टूडेंट ने क्या किया, लाइम वाटर को फिल किया टेस्ट ट्यूब में, और क्या करता है, ब्लो करता है एयर थ्रू स्ट्रॉ इनटू अ लाइम वाटर। ठीक है, मतलब आपका CaOH ट्वाइस लिया टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, और उसने स्ट्रॉ से क्या किया, CO2 को ऐड किया। जब CO2 ऐड किया तो यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे CaCO3 बना। ये क्या है, दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट।
तो यहाँ पे आपका जो कैल्शियम कार्बोनेट बना है, इसी की वजह से जो लाइम वाटर था ना वो मिल्की हो गया था। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे ऑप्शंस क्या दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका है ऑक्सीजन इज एक्सेल्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। क्या मिल्की तब हुआ जब ऑक्सीजन को हमने एक्सेल्ड किया? क्या हम रेस्पिरेशन प्रोसेस में जब सांस छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन रिलीज होती है क्या? बिल्कुल नहीं। तो ए ऑप्शन आपका गलत हुआ। सेकंड ऑप्शन है ग्लूकोज इज प्रोड्यूस्ड। ग्लूकोज प्रोड्यूस हुआ रेस्पिरेशन में, तब इसलिए आपका जो लाइम वाटर है मिल्की हुआ, तो बिल्कुल सेंस नहीं है, ग्लूकोज की वजह से तो नहीं होगा। तो बी ऑप्शन भी रॉन्ग है। डाइऑक्साइड इज एक्सेल्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, तो एक्चुअली ये डाइऑक्साइड नहीं, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो आप इसे करेक्ट करिएगा, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल्ड हुआ ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, तब ये हुआ कि मिल्की। तो हम देखते हैं यहाँ पे इक्वेशन में, यस CO2 जो है ये जब हम सांस छोड़ रहे हैं, मतलब हमने स्ट्रॉ से क्या किया, स्ट्रॉ से एयर ब्लो की। ठीक है, जब एयर ब्लो की तो जब हम सांस छोड़ते हैं तो हम CO2 को रिलीज करते हैं हमारी बॉडी से। ठीक है, CO2 जब रिलीज होगी तभी आपका लाइम वाटर क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। और ये क्या है, दिस इज लाइम वाटर। तो आपका सी ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इमेज शोज द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज इन बॉडी थ्रू हार्ट एंड लंग्स। आपको यहाँ पे इमेज शो की गई है और गैसेस का ट्रांसपोर्ट दिखाया जा रहा है थ्रू हार्ट एंड लंग्स। विच ऑप्शन करेक्टली शोज द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू द सेल। मतलब आपको यहाँ पे पिक करना है एक ऑप्शन जिसमें आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट दिखाया जा रहा है, कहाँ तक, सेल तक दिखाया जा रहा है। ठीक है, सेल तक जब ऑक्सीजन जाएगी तो कैसे कैसे वो ट्रैवल करके जाएगी, क्या पाथवे रहेगा, वो आपको देखना है। कहने का मतलब आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, आपको यहाँ तक सेल तक आपको पाथवे को चेक करना है। ठीक है, और लंग्स से आपको देखना है। तो लंग्स से पहले आपका जाएगा यहाँ पे, ठीक है, देन जाएगा आपका यहाँ, देन आपका ऐसे करके आपकी सेल तक जाएगा। अब आपको कहीं नहीं, आपको सिर्फ पिक्चर देखनी है, पिक्चर में कैसे कैसे कहाँ से निकल के जा रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, देखो लंग्स से कहाँ गया, लंग्स से आपका कहाँ आया, पल्मोनरी वेन में आया। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर में पुट करती हूँ लंग्स पे, पहला लंग्स से आया आपका पल्मोनरी वेन के थ्रू। पल्मोनरी वेन से कहाँ जा रहा है आपका, लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, ये वाला आप देख रहे हैं, दिस इज लेफ्ट एट्रियम, दिस पार्ट इज लेफ्ट एट्रियम। तो थर्ड नंबर आपका लेफ्ट एट्रियम हुआ। उसके बाद लेफ्ट एट्रियम से कहाँ आया, नीचे आया, नीचे वाले चैम्बर में, दैट इज लेफ्ट वेंट्रिकल। तो फोर्थ नंबर में पुट करती हूँ लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से देखो कहाँ निकल के जा रहा है, ये इसके थ्रू जा रहा है, दिस ट्यूब। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, एओर्टा लिखा है, फिफ्थ नंबर पे एओर्टा है आपका। और एओर्टा से आप देख सकते हैं कहाँ गया आपका, एओर्टा से डायरेक्टली आ गया आपकी सेल्स में। ठीक है, तो सेल्स आपका सिक्स्थ नंबर है। तो देखो हमने खुद ही हमारा आंसर बना लिया है। अब हम देखते हैं ये नंबर्स कहाँ पे कौन से ऑप्शंस में गिवन है। फर्स्ट आपका लंग्स, ठीक है। सेकंड आपका पल्मोनरी वेन, तो आप देखो पल्मोनरी वेन आपके कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, तो पल्मोनरी वेन आपको ए और बी ऑप्शन में दिख रहा है, सी डी में नहीं दिख रहा है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, दोनों ही ऑप्शन को आप कट कर दो, सी एंड डी, क्योंकि दोनों में आपको पल्मोनरी वेन नहीं दिखा है, मतलब दोनों आपके रॉन्ग है। ठीक है, अब आपके पास सिर्फ दो ऑप्शंस हैं, दो ऑप्शंस में आपको करेक्ट ऑप्शन को फाइंड आउट करना है। अब देखो पल्मोनरी वेन के बाद कौन सा था हमारा, लेफ्ट एट्रियम। तो लेफ्ट एट्रियम कहाँ पे है, तो यहाँ पे है, मतलब ए ऑप्शन में आपको गिवन है। ठीक है, एंड बी ऑप्शन में क्या है, राइट एट्रियम, तो राइट साइड में नहीं है। तो आपका जो बी ऑप्शन है वो आपका रॉन्ग होता है, क्योंकि राइट एट्रियम यहाँ पे गलत शो किया है। ठीक है, तो आपका जो ए ऑप्शन है दिस इज करेक्ट ऑप्शन। अब हम देखते हैं आंसर क्या है हमारा। तो हमारा आंसर है ए, तो यहाँ पे आंसर भी आपका होता है ए आंसर। ठीक है, तो दिस इज द पाथ जिस थ्रू क्या करेगा आपका जो गैसेज है वो ट्रांसपोर्ट होगी। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द इमेज शोज ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द ह्यूमन हार्ट। इस इमेज में आपको ऑक्सीजनेटेड प्योर ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड इम्प्योर ब्लड को शो किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन आपको पूछा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। डायरेक्शन क्या है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का। ठीक है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्रॉम द राइट एट्रियम। तो राइट एट्रियम सबसे पहले हम देखेंगे कहाँ पे है, राइट एट्रियम आपका लिखा हुआ है दिस इज राइट एट्रियम, ये आपका राइट एट्रियम है। ठीक है, तो राइट एट्रियम से हार्ट की तरफ,
तो राइट एट्रियम से आप देख सकते हैं कहाँ का डायरेक्शन है, राइट एट्रियम से आप देख सकते हैं यहाँ का डायरेक्शन शो किया गया है, ठीक है। मतलब कि राइट एट्रियम से आपका जो ब्लड है वो लंग के पास जा रहा है, ठीक है। जो राइट एट्रियम से आपका ब्लड है वो लंग्स की तरफ जा रहा है, टुवर्ड्स द लंग्स जा रहा है, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पे आपको इमेज में ब्लड का सर्कुलेशन दिखाया जा रहा है फिशेज में, ठीक। विच ऑप्शन करेक्टली ट्रेसेस द पाथवे ऑफ ब्लड फ्लो इन फिश बॉडी। तो फिश बॉडी में क्या पाथवे रहेगा, कहाँ कहाँ से निकल के जाएगा, ये आपको देखना है। अब देखो इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये आपकी गिल्स हैं, मैं नंबर पुट कर रही हूँ। ये आपकी गिल कैपिलरी है 1 नंबर, ये गिल है, ठीक है। हार्ट, ये आपको दिख रहा है हार्ट है, इसके नंबर मैं बाद में पुट करूंगी, ठीक है। तो गिल से आप देख सकते हैं, गिल से आपका जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, आर्टरीज में गया, तो गिल है फर्स्ट नंबर, सेकंड आपका आर्टरीज हुआ। एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि जब गिल्स के पास से ब्लड जाएगा तो वो ब्लड कैसा रहेगा, वो ब्लड आपका प्योर हो जाएगा, क्योंकि गिल्स के पास से ब्लड जब निकलेगा तो गिल्स में क्या रहेगा, वाटर रहेगा, ठीक है। तो वाटर से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेगा आपका ब्लड, तो जैसे ही ऑक्सीजन आपके ब्लड में जाएगा तो इट बिकम्स प्योर, वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो गिल्स से जब ब्लड जाएगा आपकी आर्टरीज में तो ये आपका कैसा रहेगा, दिस इज प्योर ब्लड, ठीक है। प्योर ब्लड हुआ, फिर ये प्योर ब्लड कहाँ जाएगा भाई, ये आपकी सेल्स के पास जाएगा, क्योंकि सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी सेल्स के पास पहुंच जाएगा। तो प्योर ब्लड जो है फिर वो कहाँ जाएगा, सेल्स में गया, ठीक है। सेल्स ने क्या किया, ऑक्सीजन को ले लिया और क्या दे दिया, CO2 दिया। CO2 जैसे ही आपके ब्लड में ऐड होगी तो आपका जो ब्लड है वो कैसा हो जाएगा, ब्लड आपका बन जाएगा डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। ब्लड बना आपका डीऑक्सीजनेटेड। जैसे ही आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बना तो ये ब्लड कहाँ जाएगा, आपके हार्ट के पास जाएगा, कि हार्ट के पास जाएगा। हार्ट क्या करेगा, तेजी से पंप करेगा ताकि गिल्स के पास फोर्सफुली ब्लड निकल के जाए, ठीक है, तेजी से जाए और आपका ऑक्सीजन फिर से आपके ब्लड में डिजॉल्व हो जाए। तो ये फिर जाएगा आपके गिल्स कैपिलरीज के पास, ठीक है। तो ये आपका पूरा पाथवे है। अब हम देखते हैं ऑप्शन गिल कैपिलरीज, ठीक है, ये आपको दिख रहा है फर्स्ट ऑप्शन में। फिर कैसा हुआ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यस, ये बना था प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड बना। हार्ट के पास गया नहीं, तो ये आपका रॉन्ग हुआ ऑप्शन यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन में आप देख सकते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड है आपके कहाँ पे गया, हार्ट में गया, तो यस यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाता है गलत, क्योंकि हार्ट के पास नहीं गया था, ये कहाँ गया, सेल्स के पास गया है। तो अभी हमें देखना है कि हमारे थर्ड नंबर पे हमारी बॉडी की सेल्स होनी चाहिए, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका होता है रॉन्ग। सेकंड ऑप्शन हम देखते हैं गिल्स कैपिलरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी सेल्स, यस, थर्ड नंबर पे हमारा बॉडी सेल्स है। देन आपका फोर्थ नंबर पे आपका है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ये भी करेक्ट है। देन आपका हार्ट है फिफ्थ नंबर पे एंड सिक्स नंबर पे आपकी गिल्स है, तो हार्ट एंड गिल्स, तो आपका सेकंड ऑप्शन होता है करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बाकी के ऑप्शंस में हम देखते हैं तो कैपिलरी से हार्ट के पास गया तो ये बिल्कुल रॉन्ग है, सी ऑप्शन इज अगेन रॉन्ग। तो यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास जाएगा नहीं, ये भी आपका ऑप्शन होता है रॉन्ग। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है बी, ठीक है। तो मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दे रही हूँ, फिर से आपको रिकॉल करा देती हूँ कि गिल्स के पास जो ब्लड रहेगा वो ब्लड आपका प्योर रहेगा, क्योंकि गिल्स क्या करेगी, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगी। तो यहाँ से ब्लड जब जाएगा आर्टरीज के थ्रू बॉडी सेल्स के पास जाएगा, बॉडी सेल्स क्या कर लेंगी, ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेगी और सेल्स में जैसे ही ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा CO2 तुरंत आपके ब्लड में डिजॉल्व होगी, ठीक है। यहाँ पे आपका ब्लड बन जाता है इम्प्योर, मीन्स डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड रहेगा आपका फिर वो जाएगा हार्ट में, हार्ट आपका क्या करेगा, पंप करेगा और गिल्स के पास उसे भेज देगा। तो ये आपका पूरा पाथवे रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस इमेज में आप देख रहे हैं सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन फिशेज एंड ह्यूमंस, ठीक है। मतलब फर्स्ट जो पिक्चर है इसमें फिश में आप देख रहे हैं, सेकंड पिक्चर जो है वो आप ह्यूमंस में देख रहे हैं, सर्कुलेशन ऑफ अ ब्लड, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है हाउ इज द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन फिश डिफरेंट फ्रॉम दैट इन ह्यूमंस। मतलब फिश में एंड ह्यूमंस में क्या डिसिमिलैरिटी है ब्लड के सर्कुलेशन में, ठीक है। हम ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है द हार्ट इन फिश इज बिगर इन साइज, बिल्कुल नहीं, कोई बिग साइज का नहीं होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। द फ्लो ऑफ ब्लड इन फिश इज यूनिडायरेक्शनल, ब्लड का जो फ्लो है वो यूनिडायरेक्शनल है, तो ये भी आपका ऑप्शन होता है रॉन्ग। थर्ड ऑप्शन है द ब्लड गोज थ्रू हार्ट ओनली वंस इन फिशेज, यस, ये ऑप्शन लगभग आपका करेक्ट, ये इसलिए है क्योंकि आपके फिशेज में क्या होता है कि 2 चैम्बर्ड हार्ट है, ठीक है, एक ऑरिकल है, एक आपका वेंट्रिकल है। तो आपका जो ब्लड है ना वो आपका एक ही बार हार्ट के थ्रू होके निकलेगा, एक ही बार, वंस ओनली, ठीक है। बट अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में क्या होते हैं, 4 चैम्बर्स हैं हार्ट के,
आपके ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर्स हैं, तो ह्यूमन हार्ट में हमेशा 2 बार ब्लड क्रॉस करता है आपके हार्ट को, ठीक है, हार्ट में से 2 बार निकल के जाता है, इसलिए हमारे ह्यूमंस में डबल सर्कुलेशन देखने को मिलेगा। कैसा सर्कुलेशन? डबल सर्कुलेशन, ठीक है। और यहाँ पे सिंगल सर्कुलेशन होता है आपके फिशेज में। तो आपका थर्ड ऑप्शन होता है करेक्ट ऑप्शन। डी ऑप्शन है द हार्ट ऑफ फिश हैज मोर चैम्बर्स, बिल्कुल नहीं, आपके फिशेज में ज़्यादा चैम्बर्स नहीं होते हैं, ओनली 2 चैम्बर्स आर प्रेजेंट। तो डी ऑप्शन आपका रॉन्ग है। हम देखते हैं ऑप्शन क्या करेक्ट है यहाँ पे। तो हमारा सी ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इमेज शोज द हीलिंग ऑफ अ वुंड, ठीक है, जब हमें कभी चोट लग जाती है, इंजरी हो जाती है, तो उसकी हीलिंग कैसे होती है, मतलब हील कैसे, सही कैसे होता है, कैसे क्लॉटिंग बनती है, ब्लड का कैसे थक्का बनता है, वो इस पिक्चर में आपको दिख रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं आपको इंजरी लगी, ठीक है, फिर प्लेटलेट्स आई ब्लड से, यहाँ पे क्लॉग हुई हैं, इकट्ठी हो गई हैं, डिपॉजिट हुई हैं, और क्लॉगिंग होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी ब्लीडिंग जो होती है ना, आपको ब्लड जो होता है निकलना बंद हो जाता है। तो इस तरीके से आपको पिक्चर में शो किया है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं बेस्ड ऑन द इमेज व्हाट एक्सप्लेन्स द प्रोसेस, इमेज के बेसिस पे आपको क्या एक्सप्लेनेशन मिल रहा है इस प्रोसेस में, ठीक है। तो प्लेटलेट्स फॉर्म क्लॉट बाय प्लगिंग द साइट ऑफ इंजरी, प्लेटलेट्स ने क्या किया? क्लॉट बनाए, क्लॉट मतलब वहाँ पे थक्का बना लिया, डिपॉजिट हुआ है बाय प्लगिंग एट द साइट ऑफ इंजरी। तो ये आपका ऑप्शन होता है करेक्ट ऑप्शन। सेकेंड हम ऑप्शन देखते हैं, प्लेटलेट्स यूजेस कंपोनेंट ऑफ ब्रोकन वेसल टू फॉर्म क्लॉट, बिल्कुल नहीं, ब्रोकन वेसल्स को यूज नहीं करता है, दिस इज रॉन्ग ऑप्शन। रेड ब्लड सेल्स डिवाइड रिप्लेस द ब्रोकन वेसल, बिल्कुल नहीं, तो यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स डिवाइड नहीं होती हैं, ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग है, सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। डी ऑप्शन रेड ब्लड सेल्स प्लेटलेट्स माइग्रेट टू साइट ऑफ इंजरी, तो यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स माइग्रेट नहीं करती हैं, ओनली प्लेटलेट्स क्या करती हैं? माइग्रेट करती हैं, जहाँ पे माइग्रेट करती हैं और वहाँ पे पहुँच जाती है जहाँ पे आपको चोट लगी हुई होती है, ठीक है। तो आपको रेड ब्लड सेल्स यहाँ पे माइग्रेशन नहीं शो करती हैं, तो डी ऑप्शन आपका रॉन्ग ऑप्शन है। सिर्फ आपकी प्लेटलेट्स जो होती हैं वो आपके तुरंत आपकी ब्लड से निकल के आती हैं और उस साइड पे पहुँचती हैं जहाँ पे आपको इंजरी लगी हुई होती है, इंजरी होती है, ठीक है, और वहाँ पे क्लॉगिंग कर देती है, इकट्ठी हो जाती हैं और इस तरीके से आपकी वुंड की हीलिंग होती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वाटर इज टेकन अप फ्रॉम सॉइल टू जाइलम टिश्यू ऑफ अ प्लांट रूट, तो मतलब सॉइल से वाटर कैसे ऊपर लिया जाता है, सॉइल से जाइलम टिश्यूज में ऑफ अ प्लांट रूट। तो आपको ऑप्शंस देखने हैं, जाइलम अट्रैक्ट्स वाटर मॉलिक्यूल्स, बिल्कुल नहीं, अट्रैक्ट नहीं करता है वाटर मॉलिक्यूल्स को, हमें देखना है कि बेसिस क्या है, क्या फैक्ट है इसके पीछे। रूट्स एक्ट एज अ सक्शन पंप फॉर टेकिंग वाटर, रूट्स सक्शन पंप की तरह एक्ट करती हैं, तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि सक्शन पंप की तरह अगर एक्ट कर रही है तो उसके पीछे रीजन क्या है, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन भी यहाँ पे रॉन्ग ऑप्शन है। सॉइल एक्सपेल्स द वाटर विद प्रेशर टू द जाइलम, तो सॉइल एक्सपेल करती है वाटर को विद द प्रेशर टू द जाइलम, जब प्रेशर से वाटर को वहाँ फेंक देगी, ठीक है, जाइलम के पास थ्रो करेगी, तो बिल्कुल ऑप्शन नहीं है, ठीक है। आपका डी ऑप्शन ये है कि डिफरेंस इन आयरन कंसंट्रेशन क्रिएट्स ग्रेडियंट फॉर वाटर मूवमेंट, तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपका टोटली करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि क्या होता है जब भी आपके रूट्स में ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, तो वहाँ पे एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप होता है, ठीक है, आयन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप होता है, और इसमें क्या होगा कि रूट्स के जैसे सॉइल जो है, ठीक है, सॉइल में आयंस ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं और ये रूट्स हैं, ठीक है, ये रूट्स हैं, तो आयंस जब मिट्टी में ज़्यादा हैं तो ये क्या होता है, रूट्स में चले जाते हैं, रूट्स में चला जाता है ये आयंस बाय द यूज़ ऑफ एटीपी, ठीक है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की वजह से आयंस का मूवमेंट होता है जड़ों तक, तो यहाँ पे वाटर ज़्यादा रहेगा, ठीक है, वाटर ज़्यादा रहेगा और रूट्स में क्या रहेगा, वाटर कम रहेगा, तो जो वाटर है वो सॉइल से रूट्स में चला जाएगा, किस बेसिस पे, बाय द ऑस्मोसिस प्रोसेस पे, ठीक है, ऑस्मोसिस प्रोसेस से, ठीक है। तो वाटर जब चला जाएगा तो इस तरीके से क्या होता है कि वाटर का मूवमेंट होता है, तो आयंस का जो मूवमेंट है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की वजह से होता है, मतलब बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ द एटीपी की हेल्प से होता है, और वाटर का जो मूवमेंट है वो पैसिव होता है, इसमें कोई भी एटीपी आपकी यूज़ नहीं होती है। तो बेसिकली इसके पीछे ये फैक्ट है कि जब आयन कंसंट्रेशन में डिफरेंसेस होते हैं ना, डिफरेंसेस अगर होते हैं उस बेसिस पे आपका क्या होता है, मूवमेंट हो पाता है वो आपके वाटर का। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे आपका ऑप्शन है डी ऑप्शन।
द इमेज शोज द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल इनसाइड प्लांट बॉडी विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको शो किया जा रहा है फूड का ट्रांसपोर्ट आपको शो किया जा रहा है प्लांट बॉडी के अंदर विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम। तो ये तो हमें पता है जो फ्लोएम है वो आपका वास्कुलर टिश्यू है, ठीक है, जो क्या करती है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन करती है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द टिश्यूज फ्लोएम टू द टिश्यूज अकॉर्डिंग टू द प्लांट्स नीड। यहाँ पे आपको बताना है कि फ्लोएम में फूड का कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका है फूड इज ट्रांसपोर्टेड अलोंग विद वाटर इन प्लांट्स बॉडी, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन वन डायरेक्शन। तो आपको सबसे पहले तो आप देख लो कि रॉन्ग ऑप्शंस क्या हैं। आपको अगर आपको करेक्ट ऑप्शन नहीं पता है तो रॉन्ग ऑप्शंस को आप पहले इरेज करो, उन्हें रिमूव कर दीजिए, उसके बाद आपको फाइनली लास्ट में आपको करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा। तो वन डायरेक्शन में फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि फ्लोएम में कैसा ट्रांसपोर्टेशन होता है, फ्लोएम में बाई डायरेक्शनल है, कोई भी डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट हो सकता है, बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है। थर्ड ऑप्शन है फूड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम अ रीजन विद लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे जो फूड है आपका वो लो रीजन से आपके हाई रीजन की तरफ बिल्कुल भी ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, क्योंकि आपका फूड तभी ट्रांसपोर्ट होगा और वो पार्ट से ट्रांसपोर्ट होगा जहाँ पे आपका फूड ज़्यादा अमाउंट में है, ठीक है, अमाउंट जिसका क्या है, अमाउंट हाई है, और हाई से जाएगा आपके लो की तरफ, क्योंकि जब ऑलरेडी जिस एरिया पे आपका फूड कम अमाउंट में प्रेजेंट है तो कम एरिया से ज़्यादा की तरफ बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सोर्स मतलब ये लिखा हुआ है, सोर्स मतलब कि जहाँ पे आपका फूड बन रहा है, ठीक है, तो वो पार्ट, वो एरिया जहाँ पे आपका फूड क्या है, बन रहा है, फोटोसिंथेसिस जहाँ पे हो रहा है। और सिंक मतलब आपका वो पार्ट जहाँ पे आपके फूड की डिमांड है और वहाँ पे फूड को आपको पहुँचाना है। तो आपका सी ऑप्शन भी यहाँ पे रॉन्ग रहेगा, ठीक है। लास्ट ऑप्शन है फूड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम अ रीजन वेयर इट इज प्रोड्यूस टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो आपका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, क्योंकि उन एरिया से जहाँ पे फूड बन रहा है वहाँ से आपका अदर पार्ट्स तक आपको फूड को ट्रांसपोर्ट करना है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है, ए बी सी आपके रॉन्ग ऑप्शन है। हम देखते हैं आंसर क्या है यहाँ पे, तो डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। अब मैं मूव करती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The image shows the movement of sucrose into phloem against the concentration gradient, which also leads to movement of water due to osmotic difference. This osmotic pressure allows movement of material in plant body. मतलब यहाँ पे आपको एक पिक्चर दी गई है, इस पिक्चर में आप देख रहे हैं सुक्रोज का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है, सुक्रोज का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। और सुक्रोज का जब ट्रांसपोर्ट होता है तो ये वाटर के साथ होगा, ठीक है, अकेला जो सुक्रोज है वो ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। जो सुक्रोज है वो आपके वाटर में डिसॉल्व होता है, ठीक है, तो सुक्रोज प्लस जो वाटर है ना वो आपका ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और ये होता है ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से। ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से क्या होता है, आपका फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछ रहा है हाउ द मूवमेंट ऑफ सुक्रोज इनटू फ्लोएम टेक प्लेस इनिशियली, सबसे पहले कैसे यहाँ पे मूवमेंट होगा। तो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि सबसे पहले, कहने का मतलब आपका जो सोर्स है, ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पे आपका फूड बन रहा है, यहाँ पे फूड का फॉर्मेशन हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है, तो यहाँ से जो फूड है वो कंपेनियन सेल से होके आपके फ्लोएम टिश्यू में जो आ रहा है, ठीक है, फ्लोएम टिश्यू में जो आ रहा है वो ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, क्योंकि फ्लोएम में जब वो आएगा तो फिर जाइलम जो नेक्स्ट उसके साइड में लोकेटेड रहेगी वहाँ से वाटर आएगा, फिर ये फ्लोएम में जो कंडक्शन होता है ना वो सुक्रोज प्लस वाटर साथ साथ होता है। बट यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि सोर्स से फ्लोएम टिश्यू तक कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि जब भी आपका सोर्स से फ्लोएम टिश्यू तक ट्रांसपोर्टेशन होता है ना तो वो आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैंने आपको बताया भी था मेरे एक लेक्चर में कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, एटीपी हेल्प करती है, ठीक है, एटीपी हेल्प करती है ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। तो एटीपी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगी, तब जाके आपका जो सुक्रोज यहाँ पे आपको दिख रहा है वो कंपेनियन सेल्स में पहुँचेगा, एंड कंपेनियन सेल से वो पहुँचेगा फ्लोएम में, ठीक है। तो ये एटीपी के थ्रू होगा और इसे हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो अब हम देखते हैं हमारे ऑप्शंस में क्या लिखा है। विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपिरेशन, नो। सेकेंड ऑप्शन विद द हेल्प ऑफ वाटर ग्रेडियंट, बिल्कुल नहीं, वाटर ग्रेडियंट का तो बाद में रोल होगा जब वो फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन भी रॉन्ग है। सी ऑप्शन विद द हेल्प ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स,
तो ये आपका ऑप्शन होता है करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। डी ऑप्शन क्या है, विद द हेल्प ऑफ एडीपी मॉलिक्यूल, तो नहीं, एडीपी तो तब बनेंगे जब आपका एटीपी ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन भी रॉन्ग है, तो सी ऑप्शन जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। अब मैं मूव करती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिख रही है, ठीक है। इस पिक्चर में आपको दिख रहा है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लेबल्ड पार्ट इन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये पार्ट का नेम आपको बताना है, ठीक है। तो आपको सभी के पार्ट्स पता है, ये किडनी है, ये यूरेटर है। तो यूरेटर जो है ना, ये आपके यूरिन को किडनी से आपके एक्स वाले पार्ट तक लेके आएगी, ठीक है। और हमें देखना है कि एक्स वाला पार्ट क्या है। तो एक्स वाला जो पार्ट है दिस इज एक्चुअली यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, ये यूरिनरी ब्लैडर है। और लास्ट वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है दिस इज यूरेथ्रा। जो एक्स पार्ट है ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है। और यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे इसका रोल पूछा जा रहा है, फंक्शन पूछा जा रहा है। तो क्या ये यूरिन प्रोड्यूस करता है, बिल्कुल नहीं, यूरिन तो हमारी किडनी फॉर्म करेगी, किडनी प्रोड्यूस करेगी, तो ए ऑप्शन गलत है। सेकेंड, इट फिल्टर्स वेस्ट फ्रॉम द ब्लड, बिल्कुल नहीं, ये भी ब्लड को फिल्टर नहीं करेगा, तो बी इज ऑल्सो रॉन्ग। इट स्टोर्स द यूरिन टिल यूरिनेशन, तो येस, आपका यूरिनरी ब्लैडर वही पार्ट है जो क्या करेगा, सिर्फ यूरिन जो है ना, यूरिन को स्टोर करने का काम करेगा टिल यूरिनेशन तक। यूरिनेशन मतलब जब तक कि हम यूरिन को रिमूव आउट नहीं करेंगे, और इसे हम एक और वर्ड से जानते हैं मिक्चुरेशन, ठीक है। तो मिक्चुरेशन एंड यूरिनेशन जो है, मिक्चुरेशन तक आपके यूरिन को स्टोर करने का काम करेगा आपका यूरिनरी ब्लैडर। लास्ट ऑप्शन हम देखते हैं, इट कैरीज यूरिन फ्रॉम किडनी टू आउटसाइड, तो डी ऑप्शन है इट कैरीज यूरिन फ्रॉम किडनी टू आउटसाइड, ये भी आपका ऑप्शन रॉन्ग है। तो करेक्ट आपका ऑप्शन होता है सी ऑप्शन, ठीक है। हम देखते हैं हमारा आंसर, तो ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। अब मैं मूव करती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपको पिक्चर दी गई है नेफ्रॉन की, ठीक है। तो नेफ्रॉन हमें पता होना चाहिए व्हाट इज नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन इट इज अ यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है उसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट आपकी नेफ्रॉन ही होती है। क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है नेफ्रॉन इज अ यूनिट ऑफ फिल्ट्रेशन ऑल्सो, येस, ये फिल्ट्रेशन की भी यूनिट है। यहाँ पे आपका फिल्टर होता है ब्लड दैट फिल्टर्स वेस्ट material, it selectively reabsorbs or excrete waste with the help of capillaries that surround it. What is the likely benefit of it, मतलब इसका क्या बेनिफिट है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपको दिया है, इट मेक्स द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन एट बोमेंस कैप्सूल ईजियर, ये फिल्ट्रेशन का काम ईजियर करता है आपका नेफ्रॉन, ठीक है, बोमेंस कैप्सूल में ईजियर करता है, तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग है। सेकेंड ऑप्शन, इट हेल्प्स कीप द आउटपुट ऑफ यूरिन कॉन्स्टेंट, तो यूरिन का जो आउटपुट है वो कांस्टेंट नहीं रहता पूरे दिन भर में, क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन द इनटेक ऑफ द वाटर ऑल्सो, ये डिपेंड करता है कि हम कितना पानी लेते हैं, कितना पानी पीते हैं, ठीक है, इस पर डिपेंड करता है हमारी यूरिन का आउटपुट, तो ये बिल्कुल डिसाइड नहीं करेगा, कांस्टेंट तो बिल्कुल नहीं रहेगा। बी ऑप्शन आपका रॉन्ग है। सी ऑप्शन, इट हेल्प्स टू अपटेक एंड स्टोर एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर इन द बॉडी फॉर लेटर यूज, बिल्कुल नहीं, ये बाद तक के लिए स्टोर करके नहीं रखता है, ठीक है, मतलब एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर जो है उसको स्टोर करके नहीं रखेगा, ये भी काम इसका नहीं है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्टोर कर लिया, भले हम पानी ज़्यादा पिए ना पिए, ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि अगर हम पानी कम पी रहे हैं फिर भी ये क्या करेगा, ज़्यादा अमाउंट में स्टोर कर लेगा, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन सी जो है वो भी आपका रॉन्ग है। तो डी ऑप्शन जो है ना, इट मेंटेन्स द कंसनट्रेशन ऑफ यूरिन, तो येस, हमारे यूरिन का जो कंसनट्रेशन है कि जो वाटर का अमाउंट यूरिन में ज़्यादा रहेगा या कम रहेगा, वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि हम वाटर का कितना अमाउंट में इनटेक कर रहे हैं, ठीक है। तो जो यूरिन रहेगी ना वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड, अगर हम ज़्यादा वाटर को कंज्यूम करेंगे तो हमारी जो यूरिन रहेगी वो डाइल्यूट रहेगी, ठीक है, और अगर हम कम वाटर को कंज्यूम करेंगे तो हमारी जो यूरिन रहेगी वो कंसनट्रेटेड रहेगी, तो ये कंसनट्रेशन को मेंटेन करता है और वो डिपेंड करता है कि अमाउंट ऑफ वाटर हम कितना इनटेक कर रहे हैं। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ पे नेफ्रॉन का यही काम होता है। अब मैं मूव करती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए स्टूडेंट सेट्स अप एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, एक स्टूडेंट ने एक सेटअप तैयार किया है जिसमें वो देख रहा है कि न्यूट्रिशन का क्या रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है प्लांट्स में, वो स्टडी कर रहा है। द स्टूडेंट टेक्स 2 पॉट्स, उसने 2 पॉट लिए, पॉट 1 एंड पॉट 2, पॉट 1 एंड पॉट 2 ईच विद द सेम हेल्दी प्लांट, दोनों में उसने हेल्दी प्लांट को ग्रो किया है, ठीक है, दोनों में उसने हेल्दी प्लांट ग्रो किया है। बोथ द पॉट्स वर प्लेस्ड इन द गार्डन वाटर प्रॉपरली, दोनों ही को उसने गार्डन में रखा, ठीक है, और वाटर किया है, पानी दिया उसे। पॉट 1 वॉज कैप्ट एज सच,
पॉट 1 जो है उसे एज इट इज ऐसे ही रखा, वाइल पॉट 2 में उसने क्या किया, एयर टाइट ग्लास बॉक्स को रख दिया। मतलब जो सेकंड बॉक्स है उसमें एयर टाइट उसने ग्लास बॉक्स रख दिया ऊपर से, ठीक है। और इसके अंदर उसने क्या किया, कास्टिक सोडा को रखा, ठीक है, थोड़ा सा कास्टिक सोडा उसने रखा सेकंड वाले उसमें, सेकेंड पॉट में। कास्टिक सोडा ने क्या किया, एब्जॉर्ब किया CO2 का जो प्रेजेंट थी उस सराउंडिंग में। कहने का मतलब इस सराउंडिंग में जितनी भी CO2 प्रेजेंट थी उसको एब्जॉर्ब किया कास्टिक सोडा ने। 2 दिन बाद स्टूडेंट ने ऑब्जर्व किया, स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट प्लांट केप्ट इन द गार्डन इज हेल्दी। मतलब जो 1 वाला नंबर का जो पॉट था वो हेल्दी था, ठीक है, वो हेल्दी रहा। वाइल जो सेकंड कंटेनर जो था, सेकंड जो हमारा पॉट था, उसका जो प्लांट था उसने अपनी पत्तियां क्या कर दी, शेड कर दी, पत्तियां गिरा दी, ठीक है। व्हाट इज द लाइकली रीजन फॉर दिस ऑब्जर्वेशन। अब आपको ये बताना है कि इसके पीछे क्या रीजन है। तो फर्स्ट आपका ऑप्शन है लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में नहीं थे इसलिए ऐसा हुआ, तो बिल्कुल नहीं। सेकंड ऑप्शन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन थी वो नहीं थी इसलिए आपका प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाया, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं है। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग ऑप्शन, क्योंकि आपके प्लांट को मेनली क्या चाहिए, CO2 चाहिए, ठीक है। और CO2 क्यों चाहिए, CO2 रहेगी तभी वो वाटर के साथ उसे कंबाइन करेगा और क्या बना पाएगा, फूड बना पाएगा, ठीक है। और फूड बनाने के साथ ऑक्सीजन तो वो रिलीज आउट करता ही है बाहर, ठीक है। तो उसे CO2 चाहिए, तो ऑक्सीजन का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, तो बी ऑप्शन आपका रॉन्ग है। सी ऑप्शन आपका है इनेबिलिटी टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाई, है ना। क्योंकि फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि इस एटमॉस्फेयर में कंटेनर के अंदर जितना एयर अवेलेबल था उसमें जो CO2 थी वो कास्टिक सोडा ने क्या की, उसे एब्जॉर्ब कर लिया। तो कास्टिक सोडा ने जितना CO2 एब्जॉर्ब कर लिया तो आपके प्लांट के लिए CO2 नहीं बचा, और प्लांट के लिए जब CO2 नहीं बचा तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाया, इस वजह से यहाँ पे पत्तियां क्या हुई, शेड हो गई। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है सी ऑप्शन, लाइट। अब हम देखते हैं फोर्थ ऑप्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय कास्टिक सोडा, तो बिल्कुल नहीं, कास्टिक सोडा लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, CO2 को एब्जॉर्ब करेगा, इसलिए आपका डी ऑप्शन है रॉन्ग, और आपका करेक्ट ऑप्शन है सी ऑप्शन। अब मैं मूव करती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपको एक पिक्चर दी गई है जिसमें आप देख सकते हैं फोटोसिंथेसिस आपको दिखाया गया है। इस पिक्चर के बेसिस पे विच कंपोनेंट इज एक्सक्रीटेड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, आपको ये बताना है फोटोसिंथेसिस में कौन सा कंपोनेंट एक्सक्रीट किया जाता है, मतलब कि बाहर निकल जाता है, रिमूव हो जाता है। तो मैंने आपको बताया बार बार, इक्वेशन में हम देखते हैं CO2 वाटर के साथ जब कंबाइन होता है तो फूड बनता है जो कि ग्लूकोज की फॉर्म में होता है, ठीक है, ग्लूकोज की फॉर्म में। और क्या बनता है, O2 बनता है, O2 है आपका ऑक्सीजन, ठीक है। तो फूड तो स्टोर हो जाता है, ऑक्सीजन जो है वो आपकी गैस है, ठीक है, ये आपके स्टोमेटा के थ्रू निकल के आ जाती है बाहर, तो यही आपकी एक्सक्रीटरी कंपोनेंट हुआ आपका ऑक्सीजन। तो आपका यहाँ पे ऑक्सीजन करेक्ट ऑप्शन है। हम देखते हैं करेक्ट आंसर इज डी आंसर, ठीक है, तो डी आपका करेक्ट आंसर है। अब मैं मूव करती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए प्लांट गेट्स रिड ऑफ एक्सेस वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन विच इज अ मेथड यूज्ड बाय प्लांट्स टू गेट रिड ऑफ सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट। मतलब ट्रांसपिरेशन जब होता है, ट्रांसपिरेशन मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो ये आपका ट्रांसपिरेशन प्रोसेस है, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपको पूछा है कि इन नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा वो आपका करेक्ट ऑप्शन है जिसके थ्रू जिसमें आपके जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, सॉलिड वेस्ट को रिमूव करते हैं, सॉलिड वेस्ट जो होता है ना उसको रिमूव आउट करते हैं प्लांट बॉडी से। तो बाय द शॉर्टनिंग ऑफ द स्टेम, तो स्टेम छोटी होने से बिल्कुल रोल नहीं कि आपकी स्टेम्स जो होती है वो शॉर्ट हो जाए तो आपका सॉलिड वेस्ट रिमूव हो जाए, तो ये आपका ऑप्शन रॉन्ग है। सेकंड, ड्रॉपिंग डाउन ऑफ फ्रूट्स, तो फ्रूट्स को गिराने के बाद आपके वेस्ट को रिमूव करेगी, तो ये भी आपका रॉन्ग है, क्योंकि फ्रूट्स तो वो पार्ट है जहाँ पे आपका फूड स्टोर होता है, ठीक है, तो ये रॉन्ग है। शेडिंग ऑफ येलो लीव्स, तो आपका शेडिंग ऑफ येलो लीव्स मतलब पीली जो पत्तियां होती है उनको गिरा देता है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। जब आपकी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं तो उन पत्तियों में क्या होता है, वेस्ट डिपॉजिट हो जाता है। जब आपकी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं तो उसमें वेस्ट जो होता है सॉलिड प्रेजेंट होता है, तो आपकी जो येलो लीव्स होती है उनको शेड कर देता है, गिरा देता है, तो आपका सी ऑप्शन जो रहेगा करेक्ट ऑप्शन है। डी जो ऑप्शन है वो भी आपका रॉन्ग है, क्योंकि आपके रूट्स को एक्सपेंड करके, ठीक है, सॉइल इनटू सॉइल की रूट्स को एक्सपेंड करके मिट्टी में सॉलिड को वेस्ट करे, तो ये आपका कोई भी ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं रहेगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है सी ऑप्शन। So in the next video students we will discuss more important MCQs of other chapters. So thank you and keep watching.